नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे इस्लामिक स्टेट के उस चेहरे का सच जिसने दुनिया में इस आतंकी संगठन की दहशत को लोगों के मन में बिठा दिया है। जानेंगे पाकिस्तान के बारे में, अमेरिका ने क्या कहा। तो चलिए ऑर्किड के फूलों की खूबसूरत दुनिया में भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की तरफ से फायरिंग को लेकर दिए गए पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, क्योंकि भारत का ध्यान अपने इलाके और जनता की सुरक्षा पर है। नहीं, हमारा कोई रिएक्शन नहीं है। वो जो भी बयान देना चाहते हैं। भारत का जहां तक सवाल है, भारत अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। गुरुवार को राहिल शरीफ ने भारत को नियंत्रण रेखा पर कथित उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी दी थी। राहिल शरीफ ने कहा था कि हाल के वक्त में भारत की तरफ से बार बार किया गया संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जारी मुहिम से ध्यान भटकाने वाला था, जिससे इलाके की स्थिरता पर असर पड़ता है। राहिल शरीफ गुरुवार को सियालकोट में सैनिकों और स्थानीय लोगों का हालचाल जानने पहुंचे थे, जहां भारत की तरफ से जवाबी हमले किए गए थे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से बयान ऐसे वक्त पर दिया गया है जबकि भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। एस जयशंकर का ये दौरा विदेश सचिव स्तर वार्ता रद्द होने के 7 महीने बाद होने जा रहा है। पिछले साल अगस्त में विदेश सचिव स्तर की वार्ता आखिरी वक्त में इसलिए रद्द कर दी गई थी क्योंकि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात की थी। आने वाले वक्त में भी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारत के लिए बड़ा खतरा बना रहेगा। ये कहना है अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जेम्स कैपलर का। जेम्स कैपलर ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सुरक्षित शरण स्थल मुहैया कराता रहेगा, जिससे भारत के लिए मुश्किलें पैदा होती रहेंगी। जेम्स कैपलर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों पर कुछ हद तक लगाम लगाएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे मुद्दों के समाधान में नवाज शरीफ सरकार नाकाम रहेगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सरकार तहरीक तालिबान पर लगाम कसने की तरफ ध्यान देगी, क्योंकि पेशावर में तालिबानी आतंकियों ने 132 बच्चों को मार डाला था। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर का बयान न सिर्फ भारत को सतर्क करने वाला है, बल्कि ये पाकिस्तान की पोल भी खोलता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है, लेकिन पाकिस्तान सरकार कभी खुलकर ये बात नहीं मानती। लश्कर का मुखिया और मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि नवाज शरीफ सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुशर्रफ ने इसके पीछे दलील दी है कि साल 2013 में हुए आम चुनाव में धांधली हुई थी। पाकिस्तान के टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि नवाज शरीफ के पास देश चलाने की क्षमता नहीं है, लिहाजा देश के सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह सरकार को बर्खास्त करे। मुशर्रफ ने दावा किया कि नवाज शरीफ इस झूठ के साथ जी रहे हैं कि पाकिस्तान उनके नेतृत्व में विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था पीछे की ओर जाती है तो फिर देश के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। मुशर्रफ ने कहा कि उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान में अच्छी सरकार देखना है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये ख्वाहिश कौन पूरी करता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में तीसरी राजनीतिक ताकत की जरूरत है। परवेज मुशर्रफ साल 2013 में चुनाव लड़ने की ख्वाहिश के साथ वापस पाकिस्तान लौटे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने न सिर्फ उनका नामांकन रद्द कर दिया था, बल्कि बेनजीर भुट्टो हत्याकांड के आरोप में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। मुशर्रफ ने साल 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था और फिर साल 2008 तक वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। अमेरिकी हवाई हमले में ISIS चीफ अल बगदादी बाल बाल बच गया है। पश्चिमी इराक पर किए गए हवाई हमले में 35 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। खबर है कि हमले के कुछ घंटों पहले बगदादी को इसी इलाके में देखा गया था, लेकिन वो बचकर निकल गया। वहीं इन हवाई हमलों में 40 से ज्यादा आतंकी जख्मी भी हुए हैं। अमेरिकी सेना ने इन हमलों में कई आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक आतंकियों को सबसे ज्यादा नुकसान अनवार प्रांत में हुआ है। ये इलाका राजधानी बगदाद से करीब 300 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने अपने जख्मी साथियों के इलाज के लिए सीरिया की सीमा पर बने अस्पतालों में भेज दिया है।
वहीं हवाई हमलों के बाद इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अल काइम कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया है और स्थानीय लोगों के दरवाजे खिड़कियां खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है, जिसमें मध्य पूर्व और कुछ बाहरी देशों को शामिल किया गया है ताकि इस्लामिक स्टेट के आतंक पर लगाम लगाई जा सके। ISIS के आतंकी अब बेगुनाह लोगों की हत्या के अलावा सीरिया और इराक की ऐतिहासिक विरासतों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के समर्थकों ने इराक के मोसुल शहर में हजारों साल पुरानी मूर्तियों और स्मारकों को तबाह कर दिया है। इंटरनेट पर जारी किए गए इस वीडियो में आतंकियों को हथौड़े और ड्रिल मशीन से तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। वीडियो फुटेज में कुछ लोग निन्वे म्यूजियम में 3000 साल पुरानी मूर्तियों को हथौड़ों से तोड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है कि पिछले साल जून में मोसुल पर कब्जे के बाद ISIS अब तक कई धार्मिक स्थानों को नष्ट कर चुका है। इतना ही नहीं, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के लिए ISIS ऐतिहासिक और बेशकीमती चीजों को ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। वीडियो में इस्लामिक स्टेट का झंडा भी नजर आ रहा है, जिसे आतंकी संगठन के मीडिया विंग ने ट्विटर पर अपलोड किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आतंकियों ने मोसुल की एक पब्लिक लाइब्रेरी को भी धमाके से उड़ा दिया था, जिसमें 10,000 किताबें और 700 से ज्यादा पुरानी पांडुलिपियां रखी थी। शुक्रवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने उस घटना स्थल का दौरा किया जहां बोको हरम ने 2 दिन पहले नरसंहार को अंजाम दिया था। जोश इलाके में 200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए नाइजीरिया राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद जल्द खत्म होगा। गुडलक जोनाथन का दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जबकि राष्ट्रपति चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी मोहम्मद बुहारी ने देश में नेतृत्व की कमी का आरोप लगाया है। हजारों लोगों की जान ले चुके बोको हरम ने अब नाइजीरिया के पूर्वोत्तर इलाकों में कब्जा कर लिया है। बोको हरम के आतंकी अब पड़ोसी देश चाड और कैमरून में भी हमले कर रहे हैं। हालांकि चाड की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने 200 से ज्यादा बोको हरम के आतंकियों को ढेर कर दिया है। नाइजीरिया में आतंकी खतरे और सुरक्षा बलों की कमी को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव 6 हफ्ते के लिए टाल दिए गए थे। सेना की तरफ से कहा गया था कि बोको हरम के खिलाफ जारी ऑपरेशन की वजह से वोटिंग के दिन पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। पहले यहां 14 फरवरी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन अब चुनाव 28 मार्च को होंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के खिलाफ चल रहे केस को खारिज कर दिया गया है। अर्जेंटीना के वकील अल्बर्टो निस्मैन ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यहूदियों पर हुए एक हमले के पीछे ईरान की भूमिका की बात छिपाई थी। ये हमला 1994 में ब्यूनस आयर्स में हुआ था, जिसमें 85 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब जज ने पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से क्रिस्टीना फर्नांडीज के खिलाफ चल रहे केस को बंद कर दिया है। जज जेनरल रेफकेस ने कहा कि क्रिस्टीना फर्नांडीज, विदेश मंत्री हेक्टर टिमरमैन और बाकी 6 लोगों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। जज ने कहा कि जो सबूत हैं वो वकील निस्मैन के आरोपों के बिल्कुल उलट है। निस्मैन 1994 में यहूदी संगठन पर हुए हमले के मामले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, लेकिन राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज पर आरोप लगने के 4 दिन बाद 18 जनवरी को वो मृत पाए गए थे। निस्मैन की मौत के बाद दूसरे प्रोसिक्यूटर ने मामले को अपने हाथों में ले लिया था। कप्तान डिविलियर्स की तूफानी 162 रनों की पारी और गेंदबाज इमरान ताहिर के 5 विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने आज वेस्टइंडीज को 257 रनों से हरा दिया। ये किसी भी वनडे मैच में वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी हार है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के सामने 409 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन कैरेबियाई टीम इस लक्ष्य के दबाव को नहीं झेल सकी और 33 ओवर 1 गेंद में 151 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच के हीरो रहे कप्तान डिविलियर्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका ने अब तक खेले गए 3 में से 2 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज की 4 मैचों में दूसरी हार है। उधर शनिवार को भारत का मुकाबला यूएई से होगा। पहले से ही आसान माने जा रहे इस मैच को जीतकर भारत जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगा। इससे पहले भारत वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान को हरा चुका है। अगर भारत कल यूएई को हरा देता है तो नॉकआउट राउंड में एंट्री लगभग पक्की हो जाएगी। पूल बी में फिलहाल भारत टॉप पर बना हुआ है। वहीं कल खेले जाने वाले मैच में गेंदबाज मोहम्मद शमी नजर नहीं आएंगे। घुटने में हल्की चोट और आगे आने वाले मैचों को देखते हुए उन्हें आराम दिया गया है। अमेरिका में ठंड का कहर लगातार जारी है। एक बार फिर से गुरुवार को हुई बर्फबारी के चलते यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी सीबोर्ड में काफी तबाही मची हुई है।
बर्फबारी के चलते पावर लाइन्स गिर चुकी हैं और अटलांटा कोस्ट पर भी काफी बुरी हालत बन चुकी है। रिचमोंड और वर्जीनिया के हालात ये हैं कि 8 इंच तक बर्फ जम चुकी है। सिर्फ गुरुवार को ही यहाँ 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। कॉमनवेल्थ के स्कूल बंद ही रहे, जबकि सेंट्रल वर्जीनिया के भी तमाम स्कूल पिछले हफ्ते से ही बंद चल रहे हैं। बर्फ हटाने वाली क्लीन अप क्रूज 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रही हैं ताकि सड़कों को चलने लायक बनाया जा सके। बर्फबारी की वजह से फैली अव्यवस्था के चलते 2,10,000 से भी ज्यादा लोगों को बिना पानी और बिजली के रहना पड़ रहा है। नदियों का पानी भी बर्फ बन चुका है, जिसके चलते मछुआरों को भी खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है और उनकी जीविका पर खतरा मंडरा रहा है। इटली में चल रहे मिलान फैशन वीक में हर दिन एक से बढ़कर एक डिजाइन पेश किए जा रहे हैं। ऑटम विंटर कलेक्शन 2015-16 में इटली के डिजाइनर हाउस प्रडा ने अपना कलेक्शन रैंप पर उतारा। इस कलेक्शन की हर बात खास रही, मॉडल्स से लेकर शो का स्टेज तक। स्टील एलिमेंट्स और ग्रीन एंड पिंक वॉल्स के बीच जब मॉडल्स कैटवॉक कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी शिप पर फैशन शो चल रहा हो। मॉडल्स ने स्पॉन्गी नियोप्रेन ट्राउजर सूट्स और स्पोर्टी शूज पहन रखे थे। स्लीवलेस ड्रेसेस को ग्लव्स के साथ मैच किया गया था, जबकि उनके साथ बॉक्सी लेदर एंड क्रोकोडाइल मोटिफ हैंडबैग भी थे। बोज एंड ब्रूशेस से आउटफिट्स को डेकोरेट किया गया था, जबकि अटायर के साथ मॉडल्स की हेयर स्लीक एंड हाई पोनीटेल्स उनकी ज्वेलरी को हाईलाइट कर रही थीं। इस्लामिक स्टेट की दहशत का प्रमोशन करने में जिस एक शख्स का सबसे बड़ा हाथ है वो वही खंजर वाला इंसान है जिसका चेहरा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसे सब जानते हैं, बल्कि अच्छी तरह पहचानते भी हैं, क्योंकि किसी भी बंदक का गला रेतने में उसे कभी कोई संकोच नहीं होता। बेहतरीन ब्रिटिश एक्सेंट में बोली जाने वाली उसकी अंग्रेजी ने आखिर उसकी पहचान कर ही दी और जिहादी जॉन के नाम से कुख्यात इस हत्यारे की पूरी कुंडली खुल चुकी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस हत्यारे की पहचान समेत बहुत कुछ उसके बारे में बताया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। तो चलिए आप भी जिहादी जॉन के नकाब के पीछे का सच जान लीजिए। मासूम चेहरा, खूबसूरत मुस्कान और फुटबॉल का क्रेजी फैन। फिर सालों बाद हाथों में खंजर, चेहरे पर नकाब और सीरियल किलिंग का शौकीन। कभी आस पड़ोस में एक प्यारे बच्चे और स्कूल में आइडियल स्टूडेंट के तौर पर जाने जाने वाला मोहम्मद एमवाजी अब न जाने कितनों की बद्दुआएं ले चुका है, न जाने कितनी मासूम जानों को खंजर की भेंट चढ़ा चुका है, क्योंकि इस फुटबॉल के फैन पर अब जिहादी रंग चढ़ चुका है। वेस्ट लंदन के स्कूल चर्च ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर्स की तालीम उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को पनपने से न रोक सकी और कंप्यूटिंग में मास्टर कर चुका मोहम्मद एमवाजी जिहादी जॉन बन गया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले ये बात दुनिया के सामने रखी कि जिहादी जॉन एक लंदनर है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मास्टर्स की डिग्री रखता है। इस रिपोर्ट को एडम गोल्डमैन और सौद मैकलिंड ने मिलकर लिखा है और उनका कहना है कि FBI के साथ ब्रिटिश एजेंसियों ने भी इस्लामिक स्टेट के इस सीरियल किलर की पहचान की थी, लेकिन कई और बंधकों के उनके कब्जे में होने की वजह से ये जाहिर नहीं की जा रही थी। ऐसे में जब पत्रकारों को लगा कि उसकी पहचान जाहिर होनी चाहिए तो उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी। मुझे लगता है कि रॉबर्ट केंटली सबसे बड़ा खतरा है, आने वाला खतरा। मुझे नहीं लगता कि जिहादी जॉन के बारे में बताना, जिसे FBI के निदेशक जानते हैं, हालात बदल देगा। ये खबर जनहित में है। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक इंसान को जो कई लोगों की हत्या कर चुका है, जनता को उसे जानने का हक है। अखबार की इस खबर पर दुनिया में हलचल मची हुई है। हर तरफ मोहम्मद एमवाजी और जिहादी जॉन की ही चर्चा है। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से ऑफिशियली इस बात पर मुहर नहीं लगाई गई और एमवाजी के नाम को टाला जा रहा है। मैं किसी के बारे में खास तौर पर बात नहीं करने वाला, लेकिन मैं कुछ बातें कहूंगा। जब दुनिया में कहीं भी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ जघन्य अपराध करते हैं,
हम वो सब करेंगे जो हम पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की मदद से कर सकते हैं। उधर ब्रिटेन के विदेश सचिव फिलिप हेमंड भी इस बात को सच कहने से बचते रहे। ब्रिटिश, अमेरिकन और जापानी बंधकों की हत्याओं पर पुलिस की जांच चल रही है। हम पुलिस की जांच पर टिप्पणी नहीं कर सकते, ना ही मैं समझता हूं कि उनकी जांच पर नजर रखना मददगार होगा। वहीं अमेरिका ने भी इस मामले पर चुप्पी ही साध रखी है। हम ISIL द्वारा की गई अमेरिकी नागरिकों की हत्या की जांच कर रहे हैं और इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम उस शख्स की पहचान की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो खबर दी गई है, उसके मुताबिक जिहादी जॉन कुवैत का मूल निवासी था और उसके माता पिता ब्रिटेन में बस गए थे, जिसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में पढ़ाई के दौरान ही वो कट्टरपंथ की तरफ आकर्षित हो गया और 2013 में बगदादी के गुट में शामिल होने सीरिया पहुंच गया और आज वो दुनिया का मोस्ट वांटेड हत्यारा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खूबसूरत फूलों को देखकर मानो हर किसी का चेहरा खिल जाता है। तो चलिए देर किस बात की, आपको दिखाते हैं ऑर्किड्स की एक ऐसी एग्जीबिशन जिसे देखकर आप जरूर कह उठेंगे हिंदी में वाह और इंग्लिश में वाओ। कोई सफेद, कोई हॉट पिंक, कोई पर्पल तो कोई पीला। जहां नजर जाए वहां ब्यूटीफुल ऑर्किड्स ही ऑर्किड्स। ये नजारा है अमेरिका के न्यूयॉर्क का, जहां बोटेनिकल गार्डन में एक खास तरह के ऑर्किड शो का आयोजन किया गया है। खास बात तो ये है कि इस बार इस एग्जीबिशन को थोड़ा हटके बनाने के लिए ऑर्किड का शैलेंडियर बनाया गया है, जो करीब 16 फीट चौड़ा है। साथ ही ऑर्किड्स को बास्केट और बॉल्स की शेप में भी हैंग किया गया है। इसका मकसद इन ऑर्किड्स का दीदार करने पहुंचे लोगों को एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देना है। ये फूल रंग बिरंगे हैं, इनकी खुशबू बेमिसाल है। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो ऑर्किड्स को घंटों निहारते रहते हैं। ये अमेरिका में हो रही भीषण ठंड से कुछ देर के लिए राहत का काम भी करता है। जी हाँ, अमेरिका में इस बार ठंड और बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये ऑर्किड शो ग्रीन हाउस के अंदर हो रहा है। ऐसे में लोग यहाँ आना भी पसंद कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑर्किड की दुनिया भर में 30,000 से ज्यादा किस्में हैं। हम ऑर्किड्स की कई किस्में यहाँ लगाते हैं। फूलों की बात की जाए तो दुनिया में ऑर्किड सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले फूलों में शुमार है। अंटार्कटिका को छोड़कर ऑर्किड की खेती दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में की जाती है। तो देखा आपने ऑर्किड्स की इतनी सारी किस्में, खूबसूरती ऐसी कि हर कोई इन फूलों का कायल हो गया। न्यूयॉर्क के लोग 19 अप्रैल तक इन ऑर्किड्स की खूबसूरती को निहार पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।